रीडिंग टेक्स्ट 4 है बेटे हमारे पास। इस टॉपिक का नाम क्या बताया जा रहा है? पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। This is a detailed topic, or this topic has been written by नवाब लियाकत अली खान। बुक की तरफ जरा अटेंशन पे करिएगा बेटी, ठीक है। और दिस टॉपिक हैज बीन रिटन बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नवाब लियाकत अली खान, ठीक है। यानी इस टॉपिक का जो टाइटल हमारे पास बनेगा, पाकिस्तान और जदीद दुनिया, दैट इज बीइंग मेंशन्ड हियर, और यही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नवाब लियाकत अली खान, he was born in 1895 and he died in 1951. Before after year the creation of Pakistan, पाकिस्तान बनने के 4 साल के बाद इनका इंतकाल हो गया था बेटी, and he was martyred, इनको शहीद किया गया था, ठीक है। Some of the things वो तो हम बैकग्राउंड के अंदर टॉपिक में पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि 1950 के अंदर, इन 1950 1950 के अंदर कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसास सिटी के लोगों ने इनको ऑनरी तौर पर जो है वो एजाजी तौर पर दिलवाया था। और वहां आने के बाद इन्होंने फिर क्या किया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसास सिटी के लोगों के दरमियान जो है ना ऑनरी एक स्पीच दी थी, जिसको कहा जाता है कि ही डिलीवर्ड द प्रेसिडेंशियल एड्रेस। वहां पर प्रेसिडेंशियल का एड्रेस का मतलब क्या होता है बेटे? सदाफी खुतबा वहां पर जाकर दिया था, which is supposed to be a very great honor for in the history of Pakistan, and this was the thing which happened first time in the history of Pakistan। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ था कि एक नॉन नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश जो है, इंग्लिश कंट्री, वो भी अमेरिका जैसे कंट्री में जाने के बाद जो है स्पीच को इलाबरेट कर रहा था। और उस वक्त पाकिस्तान को बने में सिर्फ 3 साल हुए थे बेटे, सिर्फ 3 साल पाकिस्तान को बने हुए थे, यानी पाकिस्तान में ओनली 3 years old। और वहां जाने के बाद ये जो टॉपिक है आपके पास, इस टॉपिक के अंदर जो है ना नवाब लियाकत अली खान ने जो कॉन्क्लूसिव तौर पर जो बातें की हैं, तो कॉन्क्लूसिव तौर पर क्या बातें की हैं वो पॉइंट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ समझाने। लियाकत अली खान ने सिर्फ ये बताया कि सिमिलैरिटी बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका, यानी पाकिस्तान और अमेरिका की तारीख के अंदर जो है, जब से पाकिस्तान बना है और अब तक, और जब से अमेरिका आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में क्या क्या सिमिलैरिटी है। तो 3 सिमिलैरिटी है बेटे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। पहली बात ये कि बोथ गॉट फ्रीडम, दोनों मुल्कों ने आज़ादी लेने के बाद आज़ादी हासिल की है, गैर मुल्की लोगों से आज़ादी हासिल की, पहली बात। अच्छा, बोथ आर डेमोक्रेसी, दोनों जो है वो जमहूरी मुल्क हैं। और तीसरी बात हमारे पास क्या सिमिलैरिटी कि बोथ आर एग्रीकल्चर कंट्री, यानी दोनों मुल्कों की जो इकोनॉमी है उसका मोर देन 50% होता है दैट डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर, ज़राअत पर डिपेंड कर रहा होता है बेटी, याद। तो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 3 सिमिलैरिटीज है, बोथ गॉट फ्रीडम, दोनों ने आज़ादी हासिल की, बोथ आर डेमोक्रेसी, दोनों जमहूरी मुल्क हैं। और तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि बोथ आर एग्रीकल्चर कंट्री, यानी ऐसा मुल्क जिसकी इकोनॉमी का मोर देन 50% जो होता है वो किस पर डिपेंड कर रहा होता है? एग्रीकल्चर पर, जैसे वो काश्तकारी वगैरह करने के बाद हासिल कर रहे होते हैं। तो आप में से शायद बहुत सारे बच्चों के जहन में सवाल भी होगा और शायद आगे चलकर आएगा सर, कि पाकिस्तान ने तो ब्रिटिश से आज़ादी हासिल की थी, तो अमेरिका ने फिर किससे आज़ादी हासिल की थी? एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड? क्योंकि आप में से कई बच्चों ने ये पढ़ा हुआ कि अमेरिका जो है वो डिस्कवर हुआ था। नायला नदीम बेटी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? सर बहुत ज्यादा हल्की आवाज आ रही है आपकी। मेरा बेटे, मैं तो बहुत पूरी कोशिश करके तेज आवाज में कह रहा हूँ, शायद इंटरनेट का थोड़ा सा इशू होगा। मेरी आवाज अब कवालों की तरह हो गई है मेरा बेटा। आप देखो थोड़ी सी आवाज क्लियर हुई? अब वो हुई है, लेकिन सर जब आपने बिल्कुल शुरू किया था ना, जब आप इंट्रोडक्शन बता रहे थे तब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, बहुत ज्यादा लाइट आवाज थी। ठीक है बेटे, नहीं अब बेहतर हो जाएगा। मैंने आई हैव चेंज माय प्लेस देयर ना, मैंने अपनी जगह चेंज कर दी, ठीक है।
तो अमेरिका ने भी आज़ादी हासिल की थी बेटे, वो हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, दोनों डेमोक्रेसी से जमहूरी मुल्क है, ये लतीफ़ा है इंग्लिश के अंदर तो समझ में अभी इतनी आसानी से नहीं आएगा। और पाकिस्तान और अमेरिका दोनों जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री थी। ये 3 पॉइंट अपने पास याद रखिएगा, और ये तीनों जो है कॉमनली पूरे टॉपिक के अंदर डिस्कस किए जा रहे हैं। काइंडली एक्नॉलेज दिस पॉइंट आउट हियर, जी सर। अब ये वाला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा बेटे, ग्रुप पे शेयर भी कर दिया जाएगा इम्प्रूवमेंट के साथ। अब जिन बच्चों के पास किताबें नहीं है तो उनसे मैं शेयर करूंगा क्या चीज़, मैं बुक के पेजेस को शेयर करूंगा ताकि उनको टॉपिक जो है वो बआसानी समझ में आ जाए। अभी आप देख सकते हैं पेज नंबर 44 एंड पेज नंबर 45 कैन बी सीन इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, आपके सामने नजर आ रहा होगा। जिन बच्चों के पास किताबें नहीं है दे कैन कंप्लीट देयर लेक्चर बाय हियर, बट नोटिंग डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। ये टॉपिक हिस्ट्री पे डिपेंड कर रहा है बेटे, और आप टॉट यू पीपल मेनी टाइम हिस्ट्री इज ऑलवेज अ मिस्ट्री, और अपने वतन की हो तो वैसी हमें समझ में नहीं आ रही होती। तो कुछ चीज़ों के अंदर जो है ना कॉन्सेप्ट को तरह क्लियर रखिएगा। ये 20 मिनट मिस्टर कैंट है, डिवोटेड फ्रेंड की तरह का टॉपिक नहीं है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल समझाऊंगा और इसकी इंपॉर्टेंस पहले से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर से कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन सी में आता है बेटे, सीन कॉम्प्रीहेंशन, ये याद रखिएगा। तो काइंडली नोट इट डाउन बिफोर वी स्टार्ट द क्लास। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है देखें, रीडिंग टेक्स्ट फॉर पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। लियाकत अली खान, Liaquat Ali Khan was born on 1st October 1895 and died on 16th October 1951। नवाब लियाकत अली खान बेटा जिनकी जो पैदाइश हुई थी 1895 के अंदर अक्टूबर के महीने में 1 अक्टूबर को, और 16 अक्टूबर को 1951 के अंदर इनको मार दिया गया था, यानी ये शहीद हो गए, ठीक है। ये पहली बात हो गई। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, ही वॉज द राइट हैंड मैन ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ड्यूरिंग द क्रूशियल ईयर्स ऑफ द मुस्लिम स्ट्रगल फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। राइट हैंड मैन का मतलब क्या होता है, इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करेंगे, सीधे हाथ वाले आदमी नहीं थे। राइट हैंड का मतलब क्या होता है, ही वाज एन इंपॉर्टेंट फिगर दैट टाइम कि व्हेन पाकिस्तानी पीपल, नॉट पाकिस्तानी, द मुस्लिम ऑफ साउथ एशिया, दे वर हैविंग अ फाइट फॉर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए जब जंग लड़ रहे थे तो उन्होंने एक बहुत अहम किरदार अदा किया था। एक और शख्सियत थी जिसको आज हिस्ट्री के अंदर कहा जाता है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, लेकिन आपको पता है 38 के अंदर उनकी डेथ हो चुकी थी, तो पाकिस्तान बनने से कमोबेश 9 साल पहले वो दुनिया में नहीं थे। अच्छा, ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल एज वेल, ये हम जानते हैं, आगे चलकर ये पॉइंट आएगा। उसके बाद लिखा बेटे, इन 1947 ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मुस्लिम होमलैंड फॉर व्हिच ही हैड वर्कड सो हार्ड। 1947 के अंदर पाकिस्तान की पहले मेहनत इस कदम बनना है, सीट की लड़ाई नहीं थी। मेहनत क्या की थी कि मुल्क को चलाना किस तरह है शुरू के सालों के अंदर, ठीक है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। उस जमाने प्रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट हमारे वो इलेक्शंस के अंदर शामिल नहीं था। अच्छा, अ ग्रेट स्टेटमेंट विद अ डीप कंपैशन फॉर ह्यूमन सफरिंग एंड फाइन ऑरेटर ऑफ सिंसियरिटी एंड एलोक्वेंस, यानी अपने वक्त का ये बहुत बड़ा सियासतदान था। एंड ही हैड अ डीप कंपैशन, इसके सीने में हमदर्दी मौजूद थी, फॉर ह्यूमन सफरिंग, उस जमाने के अंदर जो इंसान मुश्किलात और मुसीबत में मुबतला थे उनके लिए। एंड ही वाज अ फाइन ऑरेटर, ऑरेटर का मतलब क्या होता है, द पर्सन हु एड्रेसेस अमंग द पीपल वेरी फ्रीक्वेंटली, वेरी एलोक्वेंटली, यानी ऐसा शख्स जिसकी बातों का असर लोगों के दिलो दिमाग पर जम जाता हो, अपना नक्श छोड़ जाता हो, उसको कहते हैं। और फिर लिखा हुआ सिंसियरिटी एंड एलोक्वेंस, ऐसा नहीं था कि इसकी कॉल और फेल में तजाद हुआ करता था, ऐसा हरगिज नहीं है। फिर लिखा हुआ ही स्टेयर्ड द कंट्री विद इमेंस एबिलिटी थ्रू हिज अर्ली इयर्स ऑफ ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन। यहाँ स्टेयर्ड का मतलब क्या है, लीड, सेकंड फॉर्म अगर लिखेंगे तो लेड है, लिखेंगे वही, बट दैट इज व्हाट कि लेड इसकी मीनिंग हो जाएगी कि इन्होंने शुरू के सालों में रहनुमाई की। अच्छा, ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि यानी फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ पाकिस्तान लाइफ वाज अ वेरी टेरिबल ईयर। और आपको ये मालूम होगा बेटे कि यू हैव डिस्कस वन टॉपिक इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपने एक टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक का नाम था पाकिस्तान जिंदाबाद। और आप सबको तकरीबन याद होगा, आप सबको, कि उसके अंदर एक सवाल था कि व्हाई डज द राइटर अप्लाई द वर्ड टेरिबल टू द फर्स्ट ईयर ऑफ पाकिस्तान लाइफ एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट।
कि राइटर ने पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले साल के लिए जो है टेरिबल का वर्ड क्यों अप्लाई किया था, और हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े थे, तो वो पॉइंट एक एक लाइन के थे, यहाँ पर हमने डिटेल पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि दीज वर द इयर्स ऑफ द ट्रायल एंड ट्रिबुलेशन। फिर लिखा हुआ एजुकेटेड एट द मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, इन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में तालीम हासिल की। द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड एंड द इनर टेम्पल लंदन, आप अंदाजा लगाएं, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी और इनर टेम्पल लंदन के अंदर इन्होंने तालीम हासिल की है, जहाँ का हम सोचते भी हैं, हमें तो एनएडी डीएमसी एसएमसी में दाखिला इतनी मुश्किलों से मिलता है, और ये वहां पढ़कर आए हुए थे। और फिर क्या लिखा हुआ, ही प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया बिफोर डेडिकेटिंग हिमसेल्फ कंप्लीट टू द मुस्लिम कॉज। कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने से पहले इन्होंने कानून की तालीम हासिल की और उसकी प्रैक्टिस भी की इंडिया के अंदर, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान बना नहीं था, कानून भी इंडिया का था, जामियात भी इंडिया के थे, सबको टॉप टू बॉटम सॉर्ट आउट करने के बाद फिर उसके खिलाफ कैंपेन चलाई गई। फिर लिखा हुआ है, ऑनररी जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ही वर्क टायरलेसली एंड सेल्फलेसली फॉर मोर देन अ डेकेड बिफोर इंडिपेंडेंस। आज़ादी से तकरीबन 10 साल पहले तक, एक डेकेड का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ 10, तो तकरीबन 10 साल तक ये ऑनरी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अंदर काम करते रहे। फिर लिखा हुआ, पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड इज द टेस्ट ऑफ अ स्पीच डिलीवर्ड टू एक्नॉलेज द कन्फर्मेंट ऑफ एन ऑनरी डिग्री अपॉन हिमसेल्फ बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसास। यानी जब यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसास सिटी के लोगों ने जब इनको एजाजी तौर पर बुलवाया था, तो उस एजाज के बदले में ही वांटेड टू थैंक देम, और उस शुक्रिया के तौर पर या शुक्राने के तौर पर इन्होंने पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किया था। यानी पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब क्या होगा, पाकिस्तान और जदीद दुनिया। और फिर लिखा है, इट इज वन ऑफ अ सीरीज ऑफ स्पीचेस दैट ही मेड ड्यूरिंग हिज विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1950। यानी 1950 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज मेनी टाइम ही वेंट, जितनी बार वो गए, और वहां जाने के बाद जो जो स्पीचेस दिए ना, तो वो एक सीरीज ऑफ स्पीचेस है, उनमें से एक टॉपिक है, एक पार्ट है जो हम पढ़ेंगे इसके टॉपिक के अंदर, पाकिस्तान एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। फिर उसके बाद ये लिखा हुआ बेटे, स्पीचेस which constituted an admirable exposition of how Pakistan was born and how she had fared during the first difficult years of independence। और इन तमाम तर स्पीचेस के अंदर जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन था, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या था बेटे, कि पाकिस्तान वजूद में कैसे आया, और वजूद में आने के बाद शुरू के जो साल थे इसके मुश्किल तरीन, उसके अंदर इन्होंने किस तरह अपने आप को सरवाइव किया। फिर लिखा हुआ इन द फॉलोइंग ईयर, उसी के अगले साल, ऑन 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर के अंदर, 16 अक्टूबर को शहीद मिल्लत टू गिव हिम द नेम बाय व्हिच ही इज रिमेंबर्ड एंड वेनेरेटेड, यानी द मार्टार ऑफ द नेशन, शहीद मिल्लत, जिस नाम से इनको याद किया जाता है, जिस नाम से इनको इज्जत दी जा रही होती है, वॉज असैसिनेटेड, इनको शहीद कर दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था, बाय अ फैनाटिक एट अ पब्लिक मीटिंग इन रावलपिंडी। रावलपिंडी के अंदर एक पब्लिक मीटिंग के अंदर एक खिताब के दौरान इनको एक शकील कल्ब, जिस नैरो माइंडेड जिसकी सोच हो, उसने इनको शहीद कर दिया था। और लिखा हुआ, दिस स्पीच विद दिस विजडम एंड डिग्निटी टेस्टिफाइज इलोक्वेंटली टू द नेशन लॉस। और कहा जाता है कि स्पीच को आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस जमाने में नवाब लियाकत अली खान का जो मरना है बेटे, वो पाकिस्तान की तारीख के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस साबित हुआ था। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। ये तो इंट्रोडक्शन था नवाब लियाकत अली खान का, इसके अंदर कुछ बातें ऐसी है बेटे जो अभी मैं नहीं बता रहा, टॉपिक के दरमियान में जब वो बात आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। सिर्फ 2 बातें इंटरेस्टिंग आपको बता रहा हूँ, हिस्ट्री ऑलवेज अ मिस्ट्री, ये सब आप जानते हैं, और हमें हिस्ट्री के अंदर जरा बराबर भी इंटरेस्ट होता नहीं है। कुछ बच्चों को होता है, लेकिन हमारे टॉपिक का हिस्सा चूंकि पार्ट नहीं होता। आपको पता है कि नवाब लियाकत अली खान को जिस बाग के अंदर, रावलपिंडी के जिस ग्राउंड में मारा गया था, उसी ग्राउंड के अंदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी शहीद किया गया। जहरा को समझ में आ रहा होगा? अकलमंद को इशारा काफी है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास, कि जिस शख्स ने लियाकत अली खान साहब का पोस्टमार्टम किया था बेटे, उन्हीं के ग्रैंड सन ने बेनजीर भुट्टो का भी पोस्टमार्टम किया। ये हिस्ट्री का वो पहलू है जो बहुत सारी बातें जो है वो मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, तो ये एक पॉइंट मैंने आपको समझाया है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती है। तो हमारी तारीख में भी कुछ चीजें ऐसी हैं, आगे चलकर मैं आपको समझा भी दूंगा।
अब नवाब लियाकत अली खान स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल हैविंग अ माइक स्पीचिंग एंड delivering the speech. क्या लिखा लिखा हुआ इन कॉन्फ्रेंस अपॉन मी you and the University of Kansas City have bestowed upon me and my country an honor for which I cannot adequately thank. ये हर गुफ्तगू करने वाला पहला जुमला यही बोलता है कि आपने मुझे यहाँ बुलाने के बाद जो इज्जत दी है, तो इस इज्जत का मैं किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। तो लोग कहते हैं भाई इसी मुंह से कर ले, बाद में मुंह धो लीजिएगा, ठीक है ना। तो मतलब मैं मुनासिब तौर पर आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता आपकी मेहरबानियों की बिना पर। अब वो क्या कह रहे फॉर माई एड्रेस टुडे आई हैव एडवाइजली चोजन द सब्जेक्ट ऑफ पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। कहा जा रहा है कि आज आपके सामने जो मैं गुफ्तगू करूंगा, तो उस गुफ्तगू का जो बेसिक मकसद है मेरा वो ये है कि मैंने जानबूझकर इस टॉपिक को सिलेक्ट किया, और इसके दो रीजन उन्होंने बताया कि मैंने पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का नाम जो है वो क्यों सिलेक्ट किया है। तो वो कह रहे हैं आई हैव डन दिस फॉर टू रीजन, मैंने दो वजूहात की बिना पर ये काम किया है। In the first place, I am conscious of the fact that you have been kind enough to select me as the recipient of your recognition. एक तरफ तो मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलवाया एज अ नॉन नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश, और मुझे अपनी शनाख्त और पहचान करवाई, जिसके काबिल मैं नहीं था अपनी नाकाफी काबिलियत की बिना पर। लेकिन चूंकि आई एम द मेंबर ऑफ द पाकिस्तान, आई हेल फ्रॉम देयर, इस बिना पर मुझे ये इज्जत दी गई। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इट इज फिटिंग देयरफॉर, ये बात मुझे मुनासिब मालूम होती है, दैट इन एक्सप्रेसिंग माई ग्रेटिट्यूड फॉर योर जेनरोसिटी, कि आपकी जो सखावत है इसका अगर मैं बदला चुका हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि माई कंट्री मोर देन माई सेल्फ शुड स्पीक टू यू ऑन दिस ओकेजन। कि आज की जितनी भी गुफ्तगू मैं आपके सामने करूंगा उसमें अल्फाज मेरे होंगे, आवाज मेरी होगी, लहजा मेरा होगा, लेकिन जितनी भी बातें होंगी वो मेरे वतन पाकिस्तान की होगी, ठीक है। और सेकंड प्लेस जो है वो जरा डिटेल्ड है, देखिए क्या लिखा हुआ बेटे। इन द सेकंड प्लेस वी लिव टुडे इन एरा ऑफ वाइडनिंग हॉराइजन। और दूसरी वजह ये है कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पर आसमान जो है ना वो वसी हो रहा है। वाइडन का मतलब चौड़ा हो जाना, और हॉराइजन का मतलब आपको पता है ना, स्काई के लिए भी अप्लाई करते हैं और 7 कलर्स ऑफ स्काई के लिए भी। इसका मतलब मुहावरतन ये होता है बेटे कि आसमान जो है वसी हो रहा है, फैल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आसमान की कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है, नहीं। इसका मतलब क्या है कि न्यू कंट्रीज आर गेटिंग डेवलप्ड एंड प्रोग्रेस, नए नए ममालिक बन रहे हैं, दरियाफ्त हो रहे हैं, दुनिया तरक्की कर रही है। इस जुमले का बेसिकली कॉन्टेक्चुअल मतलब ये है। अच्छा, इट इज इन अ सेंस एन एरा इन विच न्यू कंट्रीज आर बीइंग डिस्कवर्ड। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पर नए ममालिक जो है वो ग्रेजुअली दरियाफ्त हो रहे हैं। फिर वो एग्जांपल दे रहे हैं कि मोर देन 4 centuries ago great explorer from Europe voyaging out to discover the continent from which I hail। ये पॉइंट बेटा जरा समझने वाला है कि वो कह रहे हैं आज से 4 सदियां पहले, यानी 400 साल पहले बड़े बड़े एक्सप्लोरर आपको पता है टूरिस्ट होते हैं, और यूरोप से ये सफर करते करते, यानी समुंदरी सफर, वॉयजिंग का मतलब आपको पता है, बिर्केनहेड में आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, वॉयज का मतलब होता है सी जर्नी। समुंदरी सफर करने के बाद मेरे कॉन्टिनेंट में यानी एशिया में आए थे, फ्रॉम विच आई हेल, जहां का मैं बाशिंदा हूँ, या फ्रॉम वेयर आई बिलोंग। और इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर्ड योर ग्रेट लैंड। इन्होंने डिस्कवर किया आपके अजीम इस जमीन को जिसको आप अमेरिका का नाम देते हैं। यू विद योर ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द अफेयर ऑफ द वर्ल्ड are poised in a moment of history when you cannot but carry that voyage forward। यानी अमेरिकन लोगों को ये कह रहे हैं कि आप दुनिया के अंदर तरक्की करते करते इतने आगे निकल चुके हैं, आप लोग तरक्की करते करते इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि अगर आपके जहन में भी ख्याल आता है कि यार वी डू नॉट वांट टू गेट एनी प्रोग्रेस, इट्स इनफ, बस बहुत हो गया है, तो आप अपने आप को शायद रोकना चाहें तो रुक सकते हैं, लेकिन आपकी तरक्की जो है ना वो आपको आगे की तरफ धकेलेगी। आप इतने डेवलप कंट्रीज में शुमार किया जा रहा होता है। और फिर लिखा हुआ इफ आई मे बी परमिटेड टू से सो। इसका मतलब क्या होता है बेटे कि अगर मुझे ये बात कहने की इजाजत दी जाए, ये बात मुझे कहने की इजाजत दी जाए। अच्छा, क्या बात कहने की इजाजत दी जाए, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर मुझे ये बात कहने की इजाजत दी जाए तो मैं ये कहूंगा दैट डिस्कवरी ऑफ एशिया हैज नॉट येट बीन अकम्प्लिश्ड। बड़ा सिंपल सा जुमला लिखा है बेटे। इसका मतलब क्या होता है कि एशिया की जो डिस्कवरी है यानी दरियाफ्तगी है वो अभी मुकम्मल तौर पर नहीं हुई है। इनफैक्ट इट इज जस्ट ओनली बिगिन, अभी इसकी शुरुआत हुई है। इन स्पीकिंग टू यू टुडे आई ट्रस्ट आई शैल बी ऑफ सम असिस्टेंट टू यू इन डिस्कवरिंग अ पार्ट ऑफ एशिया व्हिच आई नो वेल एंड व्हिच इज वेरी डियर टू मी। कि मुझे आज मुझे यकीन है इस बात पर कि आज की जितनी भी गुफ्तगू
थ्रू करूंगा तो मैं आपके लिए मददगार साबित हूंगा। ये अमेरिकन लोगों को कहा जा रहा है कि मैं आपको एशिया के एक ऐसे खित्ते की डिस्कवरी के बारे में बताऊंगा जिसको मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ और जो मुझे बहुत अजीज है, यानी अपने वतन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। एंड इन पॉइंटिंग आउट सम ऑफ द लिंक दैट डेस्टिनी इज फॉर्जिंग बिटवीन योर पीपल एंड आवर्स, और मैं आपको कुछ ऐसे लिंक बताऊंगा जिससे ये पता चलेगा कि आपके लोगों के दरमियान में और हमारे लोगों के दरमियान में, यानी अमेरिकन लोगों के दरमियान में और पाकिस्तानी लोगों के दरमियान में मंजिल की तरफ जो जाने वाला रास्ता है वो दोनों का सेम है। आप लोग थोड़े आगे आगे चल रहे हैं, हम लोग आपको पीछे पीछे फॉलो करते जा रहे हैं। और ये जो लिखा हुआ है ना कि लाइक द डेस्टिनी इज फॉर्जिंग बिटवीन योर पीपल एंड आवर, मतलब हमारी दोनों की मंजिल सेम है। और वो क्या पॉइंट है जो अभी मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर 3 पॉइंट लिखकर बताए थे ना, जिन्होंने लिखा हुआ होगा याद रखिएगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अभी मैंने 3 सिमिलैरिटीज बताई। तो पहली सिमिलैरिटी क्या थी बेटे कि बोथ गॉट फ्रीडम, दोनों ने आजादी हासिल की, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी सिमिलैरिटी मैंने क्या बताई थी, बोथ आर डेमोक्रेसी, दोनों जमहूरियत के नाम पर बने। वो माशाल्लाह अलग बात है, फॉलो एक भी नहीं होता, जमहूरियत का जीम भी हम फॉलो नहीं करते माशाल्लाह। और तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है बेटे, वो ये कि दोनों एग्रीकल्चर कंट्री, यानी हमारी इकोनॉमी का मतलब मोर देन 50% जो डिपेंड है वो किस पे कर रहा होता है, वो ज़राअत पे कर रहा होता है। तो ये अमेरिका की और हमारी सिमिलैरिटी, इसका मतलब वो लोग भी इसी रास्ते पे चलकर तरक्की करके जा चुके हैं, तो हम भी इसी रास्ते पे चलकर तरक्की कर रहे होंगे। तो मैं एक पॉइंट आपको अभी व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा लेक्चर के खत्म होने से पहले, उस बात को याद रखिए। अब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या बता रहे, देखिए सेकंड पैराग्राफ पेज नंबर 45 लिखा हो, पाकिस्तान इज अ न्यू स्टेट और टू बी मोर एग्जैक्ट अ न्यू डेमोक्रेसी। पाकिस्तान जो है वो एक फलाही ममलिकत है और सही कहा जाए तो एक जमहूरियत है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं सरकास्टिक जुमला कहूंगा बेटे, जो अक्सर मैं फर्स्ट में भी कहता रहा, तो इजहार राय का सबको हक होना चाहिए। देखिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, तो सिंपल डेफिनेशन थी, गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक बाय द पब्लिक फॉर द पब्लिक। ये डेमोक्रेसी की एग्जांपल है, सिंपल सी, गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक बाय द पब्लिक फॉर द पब्लिक। लेकिन हमारे मुल्क की जो जमहूरियत है वो पता है क्या है, गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट। ये हमारी जमहूरियत, इसमें आवाम का दूर दूर तक कोई पुरसाने हाल नहीं होता है कि इलेक्ट्रिक वाले कितनी दुआएं ले रहे हैं हमसे, वो आपको मालूम होगा, ये आपको अंदाजा हो चुका होगा। फिर ओवर बिलिंग कर करके जो इन्होंने हमारा जीना आजाद किया है वो भी आपको अंदाजा होगा, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। पेट्रोल की कीमत 25 रुपए इजाफा हो गई, महीना भी खत्म नहीं हुआ, कोई पुरसाने हाल नहीं। और कम करने की बारी आई थी तो पहले एक हफ्ते तक तो मतलब वो ढकोसला चल रहा था। दिस इज व्हाट इट एक्चुअली हैपेंस, ठीक है। बच्चे गैर सियासी होते हैं, डू नॉट ट्राई दिस एट होम प्लीज। उसके बाद क्या लिखा हुआ बेटे देखें, ये पॉइंट भी जरा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ क्या, एज अ डेमोक्रेसी इट इज नॉट येट 3 years old, यानी जमहूरी मुल्क होने की हैसियत से अभी पाकिस्तान की उम्र 3 साल भी नहीं। अभी का मतलब 2020 नहीं है, ठीक है, ये 1950 की बात की जा रही, इस बात को याद रखिएगा। 2020 तो हम में और आप में से कोई जिंदगी भर नहीं भूलेगा ना 2020 को। इसने जो रंग और ढंग दिखाए जिंदगी के अंदर, वो शायद हम कभी मरते दम भी भूल नहीं सके। तो अब वो क्या कह रहे कि देयर वाज अ टाइम when your country where the tradition of civil liberty, freedom and democracy have not taken such firm root। इसका मतलब क्या है कि एक वक्त था, अमेरिकन लोगों को वो याद दिला रहे कि एक वक्त था कि जब आप आजाद हुए थे तो आपके मुल्क के अंदर जो शख्सी आज़ादी होती है जिसको हम सिविल लिबर्टी कहते हैं वो, फ्रीडम जो आज़ादी होती है वो, और डेमोक्रेसी और जमहूरियत, इन 3 चीज़ों ने अपनी जड़ें मजबूत नहीं की थी। दे हैव नॉट टेकन सच फर्म रूट, यानी न्यू डेमोक्रेसी बनी थी तो सारी चीजें प्रॉपर तो नहीं थी ना, सारी चीजें डेवलप या प्रोग्रेस तो नहीं थी। अच्छा क्यों नहीं थी, तो लिखा वो द न्यू एंड यंग डेमोक्रेसी, क्योंकि आपकी जमहूरियत नई थी और बिल्कुल नई नई जवान थी, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना इमेच्योर। एंड द मेमोरी ऑफ योर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाज येट फ्रेश इन द माइंड ऑफ मैन, और आजादी के लिए जो जदोजहद आपने की, वट एवर द स्ट्रगल यू डिड, वट एवर द पेन यू टॉलरेटेड, वट एवर द डिफिकल्टीज यू सॉ, ये सब आपके दिमागों में जिंदा होंगी, याद होंगी। इफ यू कैन, अगर आप कर सकते हैं, इन योर इमेजिनेशन रिकंस्ट्रक्ट दोस टाइम फॉर अ लिटिल व्हाइल, you will in many ways be reading the history of Pakistan and the first 3 years of its new life। कि अगर आप पाकिस्तान की तारीख को समझना चाहते हैं, इसके शुरू के 3 साल कैसे गुजरे, अगर आप ये देखना चाहते हैं, तो आप अपनी आज़ादी के दिनों को थोड़ा सा रिमाइंड करें तो आपको ये सारी बातें समझ में आती हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ बेटे तो ये आपस की बात है। आप लोगों ने एक मुहावरा सुना होगा, कब्र का जो हाल है कौन जानता है वो,
हाँ, आप मुंह हिला दे, मुझे समझ में आ जाएगा। आप नजर आ रहे हो मुझे, ठीक है। कब्र का जो हाल है वो कौन जानता है? मुर्दा जानता है। तो जिसकी तकलीफ होती है ना, जैसी तकलीफ से सही भी होती है, सामने वाला बंदा भी अगर उसी तकलीफ पे हो ना, तो उसको अंदाजा हो जाता है। मैं आप सबको जनरल एग्जांपल देना चाह रहा हूँ बेटे। देखिए, नॉर्मली बीमारियां होती हैं, हमें बुखार भी होता है, सर में दर्द भी होता है, नजला भी हो जाता है, खांसी भी होती है, बहुत सारे लोगों को होती है। लेकिन इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि बुखार अगर है मिसाल के तौर पर, तो वी कैन हैव द मेडिसिन एंड मेक इट बेटर एट द मोमेंट। अगर बुखार है बहुत ज्यादा, तुम सोकर अपनी बीमारी को थोड़ा कम कर सकते हैं, अपनी फीलिंग को बेटर कर सकते हैं। लेकिन कभी सोचे जरा, किसी शख्स के दांतों में दर्द हो और शदीद वाला दर्द हो, तो ये तकलीफ ऐसी होती है ना कि अगर हमारे दांतों का दर्द ठीक हो जाए और हमारे सामने कोई दांतों का दर्द वाला मिल जाए ना और कहे कि यार दांतों में दर्द हो रहा है, तो वो कहते हैं ना, गड़े में मुर्दे हमारे खुद ब खुद कुरेदना शुरू हो जाते हैं। देखिए, बीमारी ये भी है, कोई जानलेवा बीमारी नहीं है दांतों का दर्द। ऐसा नहीं कि दांतों में दर्द हुआ मर गए, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये दांतों का दर्द जिसको हुआ होगा ना, वो उस तकलीफ को बेहतर तरीके से जानता होगा। यही वाली बात नवाब लियाकत अली खान ने उनसे ये कही है। फिर उसके बाद लिखा हुआ टिल 3 years ago, आज से 3 साल पहले तक, दिस सेंटेंस स्पोकन 1950, पाकिस्तान वाज ओनली एन आइडियल एंड अ लॉन्गिंग। पाकिस्तान सिर्फ एक चाहत, आरज़ू और ख्वाहिश का नाम था। इन साउथ एशिया वेयर प्रेजेंट डे भारत एंड पाकिस्तान वर सिचुएटेड, यानी जनूबी एशिया जहां पर पहले भारतीय और पाकिस्तान मौजूद था, एंड वेयर द ब्रिटिश हेल्ड, और जहां पर बरतानवी हुकूमत ने अपना रास्ता अपनाया, there lived 100 million Muslims who for centuries had made this part of the world their homeland। यानी करोड़ों की तादाद में ऐसे मुसलमान रहते थे जो जनूबी एशिया के अंदर यानी बर्रे सगीर पाक व हिंद में शुरू से ही रहते आ रहे थे। और इन्होंने पता क्या किया था, इस खित्ते को जिसको हम बर्रे सगीर पाक व हिंद कह रहे, पाकिस्तान नहीं, बर्रे सगीर पाक व हिंद यानी सब कॉन्टिनेंट, इसको अपना होमलैंड माना था। अच्छा, मैं एक बात आपको यहाँ बताऊं बेटे, होमलैंड और कंट्री में ना कॉन्टेक्चुअली एक डिफरेंस है। होमलैंड और कंट्री के अंदर कॉन्टेक्चुअली आपका एक डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। लिटरल शायद दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन कॉन्टेक्चुअली पता फर्क क्या है? देखिए, जहां इंसान की पैदाइश होती है ना, वो उसका मदरलैंड कहलाता है, होमलैंड। अब कोई बच्चा पाकिस्तान में पैदा हुआ, 5 साल के बाद वो अमेरिका चला गया, तो अमेरिका उसका होमलैंड नहीं है, अमेरिका उसका कंट्री कहलाएगा, वतन कहलाएगा, मादरे वतन, या उसको हम होमलैंड आबाई वतन नहीं कहेंगे। ये बात याद रखिएगा। तो आबाई वतन मानने का मतलब क्या होता है कि मेरे बाप दादा, उनके बाप दादा, फिर उनके बाप दादा, जनरेशन टू जनरेशन सब यहीं पले बड़े, कारोबार किया, यहीं पर उनकी नस्लें बढ़ी और यहीं पर वो मरे भी, यहीं पर वो गड़ गए। तो उस मट्टी से हमें मोहब्बत होती है जहां पर हमारे आबा अजदाद मौजूद होते हैं। तो यहाँ कंट्री नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ कि मुसलमानों ने इसको अपना आबाई वतन माना हुआ था। और इनके साथ कौन रह रहे थे? तो लिखा हुआ देयर लिव साइड बाय साइड विद 300 मिलियन अदर्स। मतलब हमारी तादाद अगर करोड़ थी तो 3 करोड़ हमसे ज्यादा जो लोग थे वो हिंदूज थे। मोस्टली हिंदूज हु हैड कम टू दिस कॉन्टिनेंट इन एन अर्लियर एरा, जो शुरू के जमाने में यहाँ पर आए हुए थे। और आपको ये बात जनरल नॉलेज की बेटे सबको मालूम होगी कि हमारा और हिंदुओं का जो रिलेशन है पॉपुलेशन का, जो रेशियो है 3:1 का है। हमसे 22 करोड़ आवाम नहीं संभाली जाती, उनकी 1 अरब से ज्यादा है आबादी। ठीक है, हमसे 4 सूबे नहीं संभाले जा रहे, 5वां बना दिया हमने केपी के खाली पीली का, वो भी नहीं बनाया जा रहा हमसे। और उनके मतलब 52 से ज्यादा प्रोविंसेस हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट। तो हम शुरू से ही 3:1 के रेशो में रह रहे थे। मतलब अगर हमारी तादाद 12 थी तो उनकी 36 थी, इस बात को याद रखिएगा। और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ दे लिव्ड साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब होता है शाना बशाना हमने काम किया। इसी तरह उन्होंने भी इसको अपना आबाई वतन माना हुआ था, हम भी, क्योंकि हम शुरू से यहाँ पर रह रहे हैं। और आप हिस्ट्री में कभी जाकर देखें कि बरसगीर पाक हिंद के अंदर हिंदू और मुसलमान कब से रह रहे हैं, तो कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होगी। मुगल एम्पायर को उठाकर देखें आप, उससे पहले उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर को उठाकर देखेंगे, एवरीथिंग कैन बी सीन आउट देयर। सही है। अब ये पॉइंट यहां तक तो आप निशान लगा लो। अब इसमें सिर्फ ये काम करेगा बेटे कि पेज नंबर जो 45 हमने जहां तक पढ़ा है उसके बाद, और पेज नंबर 46 इसको एक दफा रीड आउट जरूर कर लीजिएगा। समझ में आपको बहुत सारे पॉइंट शायद ना आए बेटे, ये भी मुझे मालूम है, लेकिन आप सिर्फ रीड आउट कर लोगे ना जहाँ पे पैराग्राफ एंड हो रहा है, तो अगला लेक्चर लेने में हमें आसानी होगी। फिर अगली क्लास के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कौन कौन से होते हैं जो पास पेपर में आ रहे होते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एक चीज यहाँ पर समझा दूं, मैं क्लास को खत्म करने से पहले 3 मिनट का टाइम ऑलमोस्ट है मेरे पास, तो मैं ये जरा स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, देखिएगा।
आप में से किसी बच्चे को मालूम है पाकिस्तान सॉरी अमेरिका कब दरियाफ्त हुआ था और कब आजाद हुआ था? मुझे पता है कि मैंने दहशतगर्दी वाला सवाल पूछ लिया, मुझे मालूम है। कुछ बच्चे घूर रहे होंगे, उनका बस नहीं चलता, मुझे क्लासन से मार दो। अच्छा चले, पाकिस्तान कब बना था? असरा इनाम, इस बच्ची ने हाथ उठाया है। गुड जी बेटा असरा। लो, कहाँ चली गई? सर 1492। शाबाश, गुड मेरा बेटा, एक्सीलेंट। अमेरिका डिस्कवर हुआ था बेटे 1492 को। अंदाजा लगा रहे, एंड ऑफ द 15th सेंचुरी। ठीक है। अच्छा, अमेरिका की जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, 4 जुलाई 1776 है। 1776 का मतलब क्या होता है कि 18th सेंचुरी का एंड चल रहा है। ठीक है। अच्छा, हम कब बने? 1947 के अंदर। पाकिस्तान 1947 में बना, ये तो मालूम है ना भाई, अल्लाह के बंदो। माशाल्लाह, बहुत जोर से सर हिलाया जा रहा है। ये मेरे बेचारे फर्स्ट ईयर हाल ही के नौजवान हैं बेचारे। अब यहाँ पर कंपैरिजन देखें, 1947 से लेकर अगर हम 1776 को सब्ट्रैक्ट करें बेटे, तो ऑलमोस्ट बनते 171 ईयर्स। बाद में बैठ के कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मेरी कैलकुलेशन है जब भी मैं आपको बता रहा हूँ। अमेरिका आजाद हुआ 1776 में, हम आजाद हुए 1947 में। इसका मतलब क्या है, वो उम्र में हमसे कितना बड़ा? 171 ईयर्स, यानी ऑलमोस्ट पौने 200 साल। तो सोचिए, अमेरिका ने पौने 200 साल के अंदर तकरीबन 4 जनरेशन का गैप होता है। एक जनरेशन का ड्यूरेशन 40 ईयर्स का होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 40 इज इक्वल टू 160। 160 साल के अंदर 4 जनरेशन तो उसके पूरे हो गए थे, फिर भी 11 ईयर्स ज्यादा बन गए। तो अमेरिका ने सोचे पौने 200 साल में कितनी तरक्की की होगी, और हम उस वक्त सिर्फ एक दिन के भी नहीं थे जब अमेरिका 171 ईयर का होगा। तो सोचे कि उनकी तरक्की साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत ज्यादा हुई होगी। इसीलिए इन्होंने कहा कि हमारे और आपके दरमियान में जो मंजिल का रास्ता है ना, उस पे दोनों का रास्ता सेम है, पाकिस्तानियों का भी अमेरिका के भी है। बस आप थोड़े से आगे निकले हुए, थोड़ा क्या कुछ ज्यादा ही आगे निकले हुए, वो मैंने आपको बता दिया है। ये वाला पॉइंट मैं टू भी कंटिन्यू करूंगा बेटी। इस पॉइंट को मैं भी शेयर नहीं करूंगा आपसे, अगले लेक्चर में जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो फिर मैं कंप्लीटली इसको शेयर करूंगा। ठीक है बेटा। मैंने आप लोग को टेस्ट टॉपिक रिवाइंड करवा दिया बेटे। 20 मिनट मिसेज कैंटर, डिवोटेड फ्रेंड, ये 2 टॉपिक हैं आपके पास, और होमोफोन और फ्रेजल वर्ब 16 से लेकर 30 तक होंगे। अगर इसके अलावा कोई सवाल है बेटे तो यू मे आस्क, अदरवाइज आई एम साइनिंग आउट। चलिए, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा मुझे, मेरे घर वालों को और अपने वतन पाकिस्तान को, कि अल्लाह ताला हमें बहुत जल्द इस पेंडेमिक सिचुएशन से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दे और हम अपने नॉर्मल मोड ऑफ लाइफ में आ जाए। अली अयान बेटे। सर सीन पैसेज आप बता देंगे कौन कौन से चैप्टर्स में से आता है? बेटा ये पहला चैप्टर अभी हमने शुरू किया, इसके अलावा जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उन सब में आता है। मैं ठीक है सर, वर्बली थैंक अगर पेज नंबर बता दूं तो पेज नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक तो पेज नंबर 44 है, एक पेज नंबर 19 है, एक पेज नंबर 78 है। यू। ठीक है, ओके सर, ये 3 टॉपिक। ठीक थैंक यू बेटा, ठीक बहुत है सर, शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।